अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी उसी सीरीज़ को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। यार बड़ी माजरत, कुछ मेरी पर्सनल मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं जो है लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह अपना 100% ट्राई करूँगा कि डेली बेसिस पे जो डोज आप सब बच्चों को देनी है वो मैं दूँ। मैंने एक और प्लान किया है कि मैं एक जो है शॉर्ट वीडियो अपलोड किया करूँगा डेली, जिसमें जो न्यू कमर्स हैं, जो बच्चों ने अभी स्टार्ट किया है सारा कुछ, उनको मैं डेली बेसिस पे जो जैसा कि मैं फिज़िकल क्लासेस के अंदर जिन बच्चों को जो है काम करवा रहा हूँ, उसी चीज़ का एक खुलासा 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट की रील्स के अंदर मैं बच्चों को डेली टास्क दूंगा। वो टास्क आप डेली उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और उसी चैलेंज को आप जो है नीचे कमेंट में मुझे अपडेट करेंगे, सर जी हमने कर लिया है, अब हम इस डे पे पहुंच गए हैं, इस डे पे पहुंच गए हैं। हम एक टारगेट सेट करेंगे कि 8 आवर स्टडी का, ठीक है। अभी छुट्टियां चल रही हैं, इस छुट्टियों को हम यूटिलाइज करेंगे 8 आवर स्टडी के अंदर। हालांकि ये लगने में बहुत छोटा टारगेट है क्योंकि हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, और अगर मैं बात करूं कि इसमें से जस्ट आपने 8 आवर स्टडी को देने हैं, आप कहोगे सर जी बस 8 घंटे, हम तो 16 घंटे करने वाले बच्चे हैं। बेटा लेकिन करके दिखाओ, जब करके दिखाओगे तो फिर मानूंगा कि भाई आप 16 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हो। तो ये चैलेंज है सब बच्चों को कि मैं 8 घंटे स्टडी का चैलेंज दूंगा सब बच्चों को। डेली आपने पोस्ट करना है, सर जी मैंने इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ा, मेरा ये टारगेट रहा, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने डीएसए के 2 क्वेश्चन किए, आज मैंने एमएल का ये कॉन्सेप्ट किया, आज मेरा कल का ये टारगेट है। मैं आपको डेली टारगेट दूंगा, आपका काम है डेली उसको अचीव करना। मैं डे 1 का टारगेट दूंगा, वो बच्चे अचीव करेंगे, डे 2 का दूंगा, वो बच्चे अचीव करेंगे। अचीव कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब दोबारा हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने पढ़ा था बाइनरी क्लासिफिकेशन। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन जो हमने की, वो हमने की एमनिस्ट डेटा सेट के ऊपर कि क्या वो 5 है या नहीं है, 5 वर्सेस नॉट 5। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाइनरी क्लासिफिकेशन को लेकर। इसका नाम है ROC। ये वो कर्व है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस को जो है कह लें कि चेक करता है ऑन द बेसिस ऑफ द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड, या ये थ्रेशोल्ड क्या होता है? ये तो सर इमरान ने नहीं पढ़ाया हमें, ये तो हमने नहीं किया। बड़ा नया सा वर्ड लग रहा है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड कभी आपने सुना होगा थ्रेशोल्ड कि यार जिसके 90% मार्क्स आएंगे ना, इस बंदे को ये प्राइज मिलेगा, जिसके 70% मार्क्स आएंगे ना। एक थ्रेशोल्ड, एक बॉर्डर लगा दिया हमने किसी भी चीज के ऊपर। अब हम यहां पे एक छोटी सी मिसाल लेंगे। इस ROC के कॉन्सेप्ट को हम बहुत प्रॉपरली और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। हम ये कह देते हैं कि हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर जस्ट क्या है, जिसके अंदर जस्ट ये वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये डेटा सेट है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैंने देखना है 5 वर्सेस नॉट 5, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें पता है इसका आंसर क्या है, ट्रू। इसका क्या है, फॉल्स।
एफ एफ एफ। अब ये ट्रू फॉल्स तो हमें पता है कि यार ये अभी देखने में लग रहा है कि बस यही एक ट्रू है, ये 5 जो है ये रियल 5 है। बट एक्चुअल में अगर मेरे पास मशीन लर्निंग का एक मॉडल है और मेरे पास एमनिस्ट का डाटा सेट पड़ा हुआ है, मैं मिसाल लेता हूं कि मेरे पास मैंने कोई 5 रैकेट का सैंपल लिया, ठीक है, मेरे पास 5 रैकेट हैं जिसमें मैंने कह दिया कि भाई अगर 5 रैकेट हैं, यही मैं 5 रैकेट की बात कर ले, मैं एंट्री देता हूं 1 2 3 4 और 5। इसकी मॉडल ने इस एंट्री की, ये एक एंट्री है, इस मॉडल ने प्रेडिक्शन की कि ये जो रैकेट है इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.95% आई है, इसकी आई है 70%, इसकी आई है 60%, इसकी आई है 50% और इसकी आई है 10%। अब ये प्रोबेबिलिटी है, मॉडल चलता है प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर। अब हमारा जो मॉडल होते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, हमारे पास एक थ्रेशहोल्ड होता है। हम अपने मॉडल को मैनुअली भी दे सकते हैं थ्रेशहोल्ड, और ये थ्रेशहोल्ड बाय डिफॉल्ट भी सेट होता है। अब हुआ क्या, हमारे केस में हमारे मॉडल के पास थ्रेशहोल्ड है 0.5। अगर 0.5 से बड़ी हो या बराबर हो किसी भी एंट्री की प्रोबेबिलिटी जो कि वो प्रेडिक्शन कर रहा है, उसको आपने क्या देना है, ट्रू। ट्रू का मतलब है इट्स अ 5, क्योंकि मॉडल जो ट्रू और फॉल्स देता है ना, वो प्रोबेबिलिटी की बेस पे देता है। उसके पास ये स्कोर आ रहा है, वो स्कोर की बेस पे दे रहा है कि यार मुझे लगता है कि ये जो इमेज है ये 5 की है और इसकी प्रोबेबिलिटी 95% मुझे लगती है। ये जो इमेज है इसकी प्रोबेबिलिटी 70% है, ये इमेज जो है 30% है, इसकी 10% है। तो प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर मॉडल डिसाइड करता है, डिसीजन मेकिंग करता है कि ये स्कोर है इस इमेज का, मुझे मेरे यूजर ने ये थ्रेशहोल्ड दे दिया, इसकी बेस पे ट्रू और फॉल्स होगा। अब बात आती है कि यार ये सारा कुछ तो आपने बता दिया, हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक तो आरओसी था, बट आप क्या पढ़ा रहे हैं हमें? एक्चुअल में मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो उसकी बेस है। अगर आपको थ्रेशहोल्ड की समझ नहीं आएगी, अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी का आइडिया नहीं होगा, तो आरओसी कर्व उन्हीं बच्चों की तरह आप देखोगे जो बस टीचर ने कह दिया ये आरओसी कर्व बन गया है और बच्चों ने कहा यस सर, पता ही नहीं भाई कैसे बना है, कैसे बना है आरओसी कर्व। अब मैं आपको बताऊंगा कि आरओसी कर्व जो है वो कैसे बनता है और कैसे चलता है, ठीक है। अब हम इसको स्टेप 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे ताकि हमें इसकी प्रॉपर समझ लग जाए कि भाई चीज़ें कैसे होती हैं और कैसे चलती हैं। एक्चुअल में मैंने ये पहले ही आपको कह दिया है कि आरओसी जो कर्व है ये हर थ्रेशहोल्ड के ऊपर बताता है मॉडल की परफॉर्मेंस को, कि मॉडल कितना वेल परफॉर्म कर रहा है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? इसका जब भी आप ग्राफ देखोगे ना, इसके पास हमेशा दो चीजें होंगी। फर्स्ट वन फॉल्स पॉजिटिव रेट एंड सेकंड वन ट्रू पॉजिटिव रेट। अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ा था, आपको याद होगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स।
कन्फ्यूजन मैट्रिक्स था ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। ये हमारी थी एक्चुअल वैल्यू और ये थी प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या था कि जो वाकई ही ट्रू था एक्चुअल में मॉडल ने प्रिडिक्ट भी ट्रू किया। इसका मतलब था एक्चुअल तो ट्रू था लेकिन मॉडल ने किया फॉल्स प्रिडिक्ट। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि मॉडल एक्चुअल था नेगेटिव या फॉल्स था लेकिन मॉडल ने किया प्रिडिक्ट ट्रू। इसका मतलब था कि वो नेगेटिव था लेकिन मॉडल ने भी नेगेटिव ही प्रिडिक्ट किया। अब ये जो ग्राफ है ये क्या है? ये हमें क्या बताता है भाई? इसके बारे में हमें बताएंगे ये क्या बताता है। अब ये क्या बताता है इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। एक्चुअल में मिसाल ले लो, अभी यहां पे पॉइंट है आपके 0,0 ओके है। अभी हमारा पॉइंट ये है, अभी हम यहां पे खड़े हैं। अब मैंने सबसे पहले थ्रेशोल्ड सेट कर लिया, ये मेरा है रफ वर्क। सबसे पहले मैंने थ्रेशोल्ड क्या सेट कर लिया? मैं कहता हूं कि मेरा थ्रेशोल्ड है 0.95%। मतलब मैं बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि जो वाकई ही स्ट्रांगली 5 हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी इतनी आला आई है, मैं उन्हीं को ही मानूंगा। थ्रेशोल्ड 0.95%। ठीक है, अब इस जगह पे अगर मेरा 1 थ्रेशोल्ड होता फिर तो कोई भी ना आएगा, फिर तो मेरा पॉइंट इधर ही रहेगा। अगर 0.95% मेरा थ्रेशोल्ड है, ठीक है, और मेरे पास 5 रैकेट हैं। मेरे पास कितने रैकेट हैं? मेरे पास 5 रैकेट्स हैं। मेरे पास 5 रैकेट हैं। इमेज A, B, C, D और E। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इमेज A की है 0.96, इसकी है 0.70, इसकी है 0.30, इसकी है 0.40 कह लो, और इसकी है 0.65। अब जो एक्चुअल में ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, जो एक्चुअल में 5 थे, इसको भी उसने कहा 5 है, इसको भी कहा उसने 5 है, इसको भी उसने कहा 5 है। अगर हमारा थ्रेशोल्ड क्या होगा? 0.5 जो बाय डिफॉल्ट है। अब एक्चुअल में ये 5 है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि टीपीआर हम कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, टीपीआर फाइंड करने का बड़ा बेहतरीन तरीका होता है कि आपके टोटल पॉजिटिव, ठीक है, आपके टोटल पॉजिटिव अभी कितने थे? जो मिसाल ले लो, अगर हम थ्रेशोल्ड की बात करें 0.95, अगर मेरा थ्रेशोल्ड 0.95 हो तो ये कितने टोटल पॉजिटिव मेरे निकल रहे हैं? और 3 में से 1/3। ठीक है, ये 1/3 निकल रहे हैं। इसका मैं परसेंटेज निकाल लूं 1/3, तो ये 0.33 आ रहा है। ठीक है, मतलब 0.33% ये करेक्टली फाइंड कर रहा है। दोबारा समझना है, ट्रू पॉजिटिव से मुराद क्या थी? मैं इधर आ गया, मेरे पास यहां पे 3 रैकेट्स थे। अभी थ्रेशोल्ड है 95 मेरा। ठीक है, थ्रेशोल्ड क्या है? 95 थ्रेशोल्ड है।
तो जब 95 थ्रेशोल्ड होगा और मेरी प्रोबेबिलिटी ये वाली होगी 0.96, 70 और 65, तो मतलब तो ये हुआ ना कि इसने एक ही सिर्फ करेक्ट फाइंड किया है और दो इसने फाइंड किए हैं फॉल्स नेगेटिव। हालांकि थे वो एक्चुअल पॉजिटिव, लेकिन इसने क्या फाइंड किया, नेगेटिव फाइंड कर लिया। तो यहां पे जो मेरा एक परसेंटेज आएगी, अगर मेरा थ्रेश होल्ड 0.95 हो, ये 0.2 मैं कहता हूं, ये मैं कहता हूं 0.4, ये मैं कहता हूं 0.6, ये मैं कहता हूं 0.8 और ये 1, ठीक है। और जब मेरा थ्रेश होल्ड था 0.95, तो ये तकरीबन यहाँ पे एक पॉइंट आया मेरे पास, यहाँ पे एक पॉइंट आया, ठीक है। जो मेरा ग्राफ है वो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके ऊपर उसने क्या किया, उसने 0.95 के लिए थ्रेश होल्ड के ऊपर उसने 0.33% मेरी वैल्यू निकाल ली। अब जब मैंने अपना थ्रेश होल्ड चेंज किया, मेरा पहली बार मेरा थ्रेश होल्ड आया 0.95, अब मैंने थ्रेश होल्ड कर दिया है 0.5। अब क्या हुआ, अगर मेरा अब थ्रेश होल्ड 0.5 है तो इट्स मीन कि 65, 70 और 96 ये तीनों के तीनों जो हैं ये प्रॉपरली मेरे पास बड़े बेहतरीन तरीके से निकल आएंगे, आ जाएंगे ना जब मेरे पास 3 रैकेट होंगे। तो मतलब ये हुआ कि टीपीआर जो मेरा है वो 3/3 निकल आया और 1 निकल आया। तो इसका मतलब हुआ कि जब थ्रेशोल्ड मेरा था 0.5, तब मेरा रिजल्ट जो है वो बड़ा आला आया है। जितने टीपीआर थे उतने ही वो मेरे पास अपना निकल आए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर जब मैंने थ्रेशोल्ड अपना चेंज किया और मैंने कर दिया, मिसाल ले लो 0.1, और जब मेरा थ्रेशोल्ड 0.1 आया तो ये तो सारे ही जो कि एक्चुअल में ये नहीं थे, ये भी फॉल्स था और ये भी फॉल्स था। अब जब थ्रेशोल्ड मैंने कम कर दिया, अब इसकी एग्जांपल भला क्या है, इसकी एग्जांपल ये है कि एक टीचर है जो बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो कहता है भाई इतनी एफिशिएंसी होगी तो मैं इसको मानूंगा कि ये बंदा स्टूडेंट मेरा अच्छा स्टूडेंट है। 0.5 कहता है कि यार कोई बात नहीं, कुछ टीचर होते हैं सारे इमरान जैसे भी कहते हैं भाई कोई नहीं, बंदा हिम्मत तो कर रहा है ना, हिम्मत कर रहा है तो कोई बात नहीं, इसको जाने दो। एक टीचर है जिसका कहता है 0.1। अब जब थ्रेशोल्ड 0.1 होगा, यहां पे क्या मसला आएगा, यहां पे मसला वो आएगा, आप मिसाल ले लो कि सर कि जो एक्चुअल में 5 नहीं थे बट वो भी प्रिडिक्ट होंगे एज अ 5, आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट जो है वो इंक्रीज होगा। जब आपका थ्रेशोल्ड कम होगा, आप उसको डिक्रीज करेंगे तो जो फॉल्स पॉजिटिव रेट है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कैसे होगा, क्योंकि जब इंक्रीज होगा कि जब आप दूसरे भी जो हैं वो चीज़ों को थ्रेशोल्ड आपने कम कर लिया है, तो ये करते करते, क्योंकि ये देखे ना अब ये ऊपर को जा रहा है, ठीक है। 0.5 किया तो थ्रेशोल्ड आपका आ गया इधर। अब जब मैंने एफपीआर कम किया तो उसने क्या किया, उसने इन सारी वैल्यूज को कह दिया कि ये 5 है। जितनी भी वैल्यूज थी उसको उसने कह दिया 5 है, क्योंकि मेरा थ्रेशोल्ड कितना हो गया 0.1। जब 0.1 इसके साथ कंपैरिजन होगा 0.3 से 0.4 से, तो वो सब वैल्यू को कह देगा दीज आर द 5। तो ये जो एरिया बनेगा, ये जो कवर्ड एरिया है, क्योंकि इसी को हम, ये होती है रैंडमनेस। ये किसी भी आरओसी ग्राफ के अंदर ये जो लाइन है ये रैंडमनेस है, और ये जो कवर्ड एरिया है ये इस चीज़ को बताता है कि भाई आपके मॉडल ने जो क्वालिटी रिजल्ट्स निकाले हैं वो ये हैं, ठीक है। और इसी एरिया को हम कहते हैं AUC।
तो एक्चुअल में जो हमारा ROC कर्व है वो एक्चुअल में मॉडल्स की परफॉर्मेंस को बता रहा होता है, और जो AUC है वो एक्चुअल में ये बताता है कि आपके मॉडल ने कितने वेल तरीके से क्लासेस को सेपरेट किया है। ये दोनों ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई जो थ्रेशोल्ड है वो कैसे वर्क करता है RUC के अंदर, ज़रा एक्सप्लेन करो। तो फिर आपको ये प्रॉपर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, टोटल पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है मल्टी क्लासिफिकेशन को कवर करके तो हम जाएंगे NLP की तरफ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और उसके साथ ही हम जो है डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे होंगे। इंशाल्लाह डेली लेक्चर आएगा, और डेली जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए एक शॉर्ट रील बनाई जाएगी ताकि उनको पुश किया जाए, उन्हें वो चीज़ का एहसास करवाया जाए कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो पेरेंट्स, वो वालिदैन, वो वालिद, वो मदर जो कि सारा दिन हमारे लिए काम करते हैं सिर्फ इसी सोच में कि यार ये बच्चा, ये बच्ची बड़ी होगी तो हमारा सहारा बनेगी। तो यार अपने पेरेंट्स के लिए करो, उनके लिए करो जो दिन रात आपके लिए खपते हैं, दिन रात आपके लिए मरते हैं, उनको याद करो, उनके लिए आंसू बहाओ और अपने मिशन में लग जाओ। अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।